ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईएस यानी न्यूज इनसाइट। पीएम मोदी और अमित शाह के लिए आने वाले दिन बेहद खास रहने वाले हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बहुत कुछ तय करने वाले हैं। हालांकि रोहित वेमुला जेएनयू विवाद के चलते पीएम मोदी का ग्राफ पहले से जरूर कम हुआ है, लेकिन इस बार बजट में ग्रामीण इलाकों और किसानों के लिए जो कुछ सरकार ने किया उसे इन राज्यों के विधानसभा चुनावों में अच्छे परिणाम के संकेत भी मिल सकते हैं। तो एनआईएस में आइए जानते हैं इन 5 राज्यों की विधानसभा और लोकसभा सीटें क्या बयां कर रही हैं, यहां का गणित क्या है। बंगाल में कुल विधानसभा सीटें हैं 294 और 2011 विधानसभा चुनावों में पार्टी की सीट टीएमसी 184 पर, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, सीपीएम 42 पर, अन्य 28 और 40 पर कांग्रेस काबिज है। बंगाल में कुल लोकसभा सीटें 42 हैं और 2014 के लोकसभा चुनावों में जो प्रदर्शन रहा, टीएमसी 34 पर काबिज हुई, कांग्रेस 4 पर, सीपीएम 2 पर और बीजेपी 2 पर। तमिलनाडु का गणित देखिए। कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 234। तमिलनाडु में 2011 के विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन देखिए। एआईडीएमके 150 सीटों पर, टीएमके 29, कांग्रेस 5, डीएमके 23, डीएमडीके 29, डीएमके 23 और अन्य 27 पर। तमिलनाडु के लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन पर जो पार्टियां काबिज हैं, इसके बाद उस पर नजर डालिए। 39 सीटें हैं कुल लोकसभा की तमिलनाडु में। 2014 के लोकसभा चुनावों में जो प्रदर्शन रहा पार्टियों का वो देखिए। एआईडीएमके 37 पर काबिज हुई, बीजेपी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था, डीएमडीके 29 पर आई थी और अन्य 1 पर काबिज है। केरल पर नजर डालिए। केरल का विधानसभा चुनाव 2011 के परिणाम क्या थे और इस वक्त स्थिति क्या है विधानसभा चुनाव की बाद पार्टियों की सत्ता की। 140 सीटें कुल केरल में विधानसभा की। 2011 विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन यूडीएफ 72 पर और एलडीएफ 68 पर। केरल में लोकसभा के चुनावों के बाद के परिणाम 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद की स्थिति यूडीएफ 12 पर और एलडीएफ 8 पर। असम के विधानसभा चुनाव 2011, 126 सीटें कुल विधानसभा की असम में। कांग्रेस काबिज है 78 पर, बीजेपी 5 पर, एयूडीपी 18 पर, अन्य 18 और एजीपी 10 पर। असम में लोकसभा सीटों की स्थिति है 14, उनकी संख्या है 14। 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन पार्टियों का 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी, एआईयूडीएफ 3 पर, कांग्रेस 3 पर और अन्य 1 पर। पांडुचेरी विधानसभा की सीटें 30 और जिसमें पार्टियों की स्थिति है एआईएनआरसी 15 पर, एआईएडीएमके 5 पर, डीएमके 2 पर, कांग्रेस 7 पर और 1 पर अन्य। पांडुचेरी की इकलौती लोकसभा सीट पर एआईएनआरसी का कब्जा है। तो सीटों का समीकरण यह बताता है कि 5 राज्यों में बीजेपी का अस्तित्व लगभग ना के बराबर है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मिली कुछ सफलताओं के आधार पर बीजेपी का मनोबल ऊपर जरूर है और उसे अपनी जीत नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए यह राह कांटों से भरी है। उधर खबरें आ रही हैं कि लेफ्ट के राइट हैंड बने जेएनयू विवाद के हीरो कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार कर सकते हैं। देशद्रोह का आरोप झेल रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि अगर जेएनयू छात्र संघ कहेगा तो वो पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कन्हैया इन चुनावों में विरोधियों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जेएनयू विवाद के बाद देश को एक नया नेता मिल गया है। नाम है कन्हैया कुमार। हालांकि कन्हैया ने अपने भाषण में खुद को राजनीति से दूर रहने की बातों पर जोर दिया, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि कन्हैया से लोग काफी प्रभावित हुए हैं। कन्हैया के भाषण की चर्चा हर गली मोहल्ले में है। यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के जुबान पर कन्हैया ही है। छात्रों को दिए उनके भाषण को टीवी चैनलों ने प्राइम टाइम में प्रसारित किया।
तो वो अखबारों की सुर्खियां भी बनी। ऐसे में देश कन्हैया में एक नया नेता देख रहा है और आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और माना यही जा रहा है कि कन्हैया पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रचार भी कर सकते हैं। सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने इस पर कहा भी है कि कन्हैया एक वाम कार्यकर्ता है। एक वाम कार्यकर्ता के तौर पर वो स्वाभाविक तौर पर प्रचार कर सकता है। यह अक्सर कहा जाता है कि युवा वाम मोर्चा की तरफ आकर्षित नहीं होते, लेकिन कन्हैया में लेफ्ट पार्टी का राइट हैंड बनने की काबिलियत मौजूद है। कन्हैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा AISF के सदस्य भी है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने भी कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों से मांग की जा रही कि कन्हैया चुनाव प्रचार करें। एक छात्र कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर वो हमारे लिए प्रचार कर सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बयानों से ये बात प्रतीत हो गया है कि JNU का ये छात्र नेता बहुत जल्द चुनावी रणभूमि में नजर आएगा, लेकिन अपने भाषण से सभा बांधने वाला बिहार का ये युवा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में विरोधियों में अपनी आहट से खलबली पैदा करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो नया नया नेता है, नया नया उपजा है और सामने आने वाला इलेक्शन चुनावों की रणभूमि में अपनी जोर आजमाइश की तैयारी कर रहा है और शायद हो सकता है कि आने वाले चुनावों में वाम दलों की गोद में बैठकर अपनी जांग ठोक कर कहे कि स्वागत नहीं करोगे। यहां पर NIS में वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो 5 मार्च के इतिहास के पन्नों को पलटिए। 5 मार्च 1699 महाराजा जय सिंह ने अंबर का सिंहासन संभाला था। 5 मार्च 1793 ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने फ्रांस को हराकर उसके साम्राज्य पर फिर से कब्जा कर लिया। 5 मार्च 1851 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई। 5 मार्च 1905 महान स्वतंत्रता सेनानी सुशीला दीदी का पंजाब में जन्म हुआ। 5 मार्च 1916 ओडिशा के प्रसिद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का जन्म हुआ। 5 मार्च 1918 सोवियत संघ ने पेट्रोग्राड को हटाकर मॉस्को को रूस की राजधानी बनाया। 5 मार्च 1953 29 साल तक सत्ता में रहने वाले सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन का निधन हुआ। तो ये था हमारा आज का NIS। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर अहम खबरों की पड़ताल कर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।